तो आज जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं एस ब्लॉक में डिलीटेड पोर्शन कौन सा है, डिलीटेड पोर्शन पता होना चाहिए। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की नहीं है। किन किन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज नहीं है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सोडियम और पोटेशियम का ये भी नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट और उसका इंडस्ट्रियल यूज़ ये भी नहीं है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और मैग्नीशियम और कैल्शियम का ये भी नहीं है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन टॉपिक्स को नहीं करना है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो फिर आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट इंट्रोडक्शन। एलिमेंट जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जब एंटर करता है बेटा एस ऑर्बिटल में तो उसी को बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कैल्शियम का लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जल्दी से लिखो, मेक इट फास्ट। सांप याद है ना? सांप पीरियोडिक टेबल जब किया था केमिकल बॉन्डिंग में तो याद होना चाहिए, है ना? 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। अब कैल्शियम जैसे है फॉर एग्जांपल, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें डालना है। S मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, P मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है, D मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है और F मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करता है। ये भी पता होना चाहिए। तो इसमें S में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले मैंने, S में भी 2, टोटल ऐड करके 20 होना चाहिए। P में 6 डालोगे, S में 2, टोटल कितना हो गया? 12। उसके बाद फिर से P में कितना? 6, कितने हो गए? 18। उसके बाद कौन सा आएगा? 4s में कितना डालोगे? 2। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो एंटर किया वो कहाँ एंटर किया? S में किया। इसीलिए इस S ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है S ग्रुप में, तो अगर S ग्रुप में एंटर करता है तो हम बोलते हैं S ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद 2 ही ग्रुप है S ब्लॉक में। कौन कौन से ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप के सारे एलिमेंट की स्टडी है इस चैप्टर में। सबसे पहले बात करते हैं एल्केली। तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है, जो सबसे अगर पीरियोडिक टेबल बना दिया जाए तो पीरियोडिक टेबल जब बनाते हैं तो इसमें यहाँ इस साइड में फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप था। तो ये फर्स्ट ग्रुप वाला जो एलिमेंट था, ये फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट को ही बोला जाता है एल्केली मेटल। ठीक है, तो एल्केली मेटल कौन सा होता है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट। अब फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट कोई भी एक एग्जांपल लो, कौन सा लोगे? मान लो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट में। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ग्रुप का एक एलिमेंट बताओ, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, कोई भी एक सिंपल से ले लो। लिथियम, तो लिथियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो कितना है? 3 एटॉमिक नंबर होता है। तो यानी क्या लिख सकते हो? 2 और फिर 1, क्योंकि के शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है, L में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 + 1 3 हो गया। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना बचा? एक ही बचा। तो यही डिसाइड करता है कि ये किस ग्रुप में फॉल करेगा। फर्स्ट एक ही बचा, यानी फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है ये। ठीक है, तो एल्केली मेटल जो है फर्स्ट ग्रुप वाला एलिमेंट कहलाता है। इनके नाम याद रखने हैं: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्शनल केस है। मेंडलीव जब हेनरी मॉसले जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना रहा था तो सबसे अच्छा काम उसने क्या किया? सभी साइंटिस्ट जितने भी थे डिस्कवरी करने वाले, वो कंफ्यूज थे, क्योंकि कुछ इसका जो प्रॉपर्टी था हाइड्रोजन का, वो एक ले भी सकता था और एक दे भी सकता था। तो कंफ्यूज थे किस में डालें, हैलोजेंस में डालें या फिर एल्केली में डालें। तो लास्ट में उसकी एक अलग जगह थी, उसको लेफ्ट कॉर्नर पे सबसे टॉप में डाल दिया गया। तो इसीलिए जब हम कभी भी मॉलिक्यूलर वेट कभी भी कैलकुलेट करते हैं तो देखा होगा कई एलिमेंट्स का डबल हो जाता है, कई का डबल होके एक बढ़ भी जाता है। क्लोरीन का अलग सा है, 35.5 है। तो वो सब इसलिए है क्योंकि उसके आइसोटोप्स नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं उनका एटॉमिक मास का एवरेज निकाल लिया गया है। तो उसी तरह हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें ना ही डबल करते हैं ना ही डबल करके एक बढ़ाते हैं। 1 उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास भी 1 है। तो एकदम ही एक्सेप्शनली डिफरेंट है सभी एलिमेंट से, इसलिए उसको एक स्पेशल जगह दे दी गई है लेफ्ट कॉर्नर पे। ठीक है, एल्केली मेटल्स जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उसका रीज़न क्या है?
क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले शेल में, तो एक ही इलेक्ट्रॉन ये किसी को लूज कर देगा इजीली और वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इजीली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, इसलिए बोलते हैं कि वो हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो एक चीज़ और पता होना चाहिए। केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉप चीज़ क्या है कि कोई भी चीज़ हम पूछ लेता है कोई भी कि भाई ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, इसका रीज़न क्या है, तो उसके लिए याद रखो जैसे अगर दोस्ती है तो 6th क्लास का बच्चा जो है वो 6th क्लास के दोस्त के साथ दोस्ती करेगा तो ज़्यादा ठीक है। अगर 1st क्लास का बच्चा 12th क्लास के बच्चे के साथ दोस्ती करेगा तो वो चीज़ें भी सीखेगा जो उसको नहीं सीखनी है, राइट। तो इसीलिए जो बोलते हैं सब कंपैटिबिलिटी, मतलब जो जिसके साथ सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसको वो चीज़ करनी चाहिए। तो जिसकी वजह से अगर बड़ा एलिमेंट का साइज़ है तो दूसरा जो उसके साथ आएगा और कंबाइन होगा वो भी एक बड़ा एलिमेंट होगा। कोई छोटी चीज़ है तो उसको स्टेबलाइज सबसे ज़्यादा कौन कर सकता है, दूसरा एलिमेंट जो उसके पास आ रहा है वो भी उसी साइज़ का होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन दोनों के बीच में बॉन्ड कौन सा है। अगर आयनिक बॉन्ड होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है इसलिए वीक होता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट आ रहा है तो वो उसको स्टेबलाइज करता है, राइट। उसके बाद वाटर में अगर चेक करोगे अकरेंस कहाँ कहाँ होता है तो एल्कली मेटल जो होता है वो हाईली रिएक्टिव है और इसीलिए वो फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलेगा नेचर में, किसी ना किसी के साथ जुड़ा मिलेगा, या कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा, या ऑक्साइड फॉर्म्स में मिलेगा, या हेलाइड फॉर्म्स में मिलेगा, या सिलिकेट्स फॉर्म में मिलेगा, या बोरेट या फिर नाइट्रेट्स के फॉर्म में मिलेगा, यानी किसी ना किसी के साथ कंपाउंड बना के एग्जिस्ट करेगा। फिर उसमें से हम डिफरेंट केमिकल मेथड से उस चीज़ को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो चीज़ तुम्हारे इस बार के सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। तो लॉकडाउन में नहीं करना है, अदरवाइज वो सिलेबस में होता है, सिर्फ लॉकडाउन करके वो हटा दिया गया है। ओके, लिथियम जो है वो 35th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है बाय वेट अर्थ के क्रस्ट में, और मेनली कहाँ पाया जाता है, सिलिकेट मिनरल्स। तो लिथियम जो है सिलिकेट्स बनाता है। सोडियम और पोटेशियम जो है वो 7th और 8th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है वेट के हिसाब से अर्थ के क्रस्ट में। रुबीडियम जो है 23rd, सीजियम जो है 46th मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट बाय वेट है अर्थ के क्रस्ट में। फ्रांसियम जो है वो बहुत रेयर होता है, ज़्यादा नहीं मिलता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। तो रेडियो एक्टिव इतना कॉस्टली क्यों होता है, क्योंकि वो नेचर में बहुत कम एग्जिस्ट करता है। यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 इस ग्रुप के एलिमेंट नहीं है, वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स है, लेकिन वो भी रेडियो एक्टिव है। प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम। तो एक चीज़ से दूसरे चीज़ में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तुम क्लास 12th में सीखोगे जब अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके के बारे में जानोगे, जो कि इस बार 12th वालों के भी सिलेबस में नहीं है, उनके भी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो वो भी उनको आधा अधूरा ज्ञान ही मिलेगा, तो वो भी रट सकते हैं, उस चीज़ को समझ नहीं सकते जब तक कि वो ना चाहे तो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे अभी तुमने लिथियम का लिखा था उसी तरह सोडियम का भी लिख सकते हो, ठीक है, पोटेशियम का भी लिख सकते हो। सबका एटॉमिक नंबर अगर पता है तभी लिख सकते हो, तो इनके याद कर लेना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तक तो सबको याद रहता है, 3, 11, 19। 3 नंबर और याद करने हैं, 37, 55, 87। 37 और 87 के बीच में 55 है, ठीक है। तो मतलब जो 3 एलिमेंट्स के हमें नाम याद नहीं थे, तो सबसे टॉप में 37, सबसे नीचे 57, 87 और बीच में 55, ठीक है। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके बाद फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना आना चाहिए। जो नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना, आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्योंकि उस टेबल में कर लिया है ऑलरेडी, तो आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बीच बीच में जो ब्रैकेट में दिया है ये क्या चीज़ है, ये वो एलिमेंट है जो नोबल एलिमेंट है, जहाँ तक हमें पता है कि इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हीलियम में पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आर्गन में 18 होते हैं, क्रिप्टॉन में 36 होते हैं, जीनॉन में 54 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से याद कर लेते हैं सारे, ठीक है। उसके बाद एनॉमलस बिहेवियर, लिथियम के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शनल बिहेवियर अपना शो करता है। एनॉमलस बिहेवियर मतलब क्या हो गया, डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से डिफरेंट बिहेवियर। तो एनॉमलस बिहेवियर का रीज़न बहुत सारे जो है मैंने तुम्हें दिए हैं, इनमें से जो तुम्हें याद रहे और प्रेफरेंस पता होना चाहिए कि मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है, उसके बाद क्या है। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो लिख देना बिकॉज ऑफ इट्स
स्मॉल साइज, बहुत छोटा एलिमेंट होता है साइज के हिसाब से। तो लिथियम डिफर करता है दूसरे एलिमेंट से उस ग्रुप के बहुत सारे रिस्पेक्ट्स में, यानी डिफरेंसेस तो बहुत सारे हैं पर इतने सारे याद नहीं करने, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आएगा तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। तो 2 मार्क्स में मैक्सिमम मार्क्स आएगा 2 मार्क्स का। तो 2 रीज़न, चाहे ज़्यादा लिखना चाह रहे हो तो 4 पॉइंट्स भी याद कर सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद पहला पॉइंट है जो मैं बता रहा था कि लिथियम जो है उसका साइज कैसा है, बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट क्या है, इसका पोलराइजिंग पावर लिथियम का बहुत हाई होता है। पोलराइजिंग पावर क्या होता है, चार्ज और उसके साइज का दोनों के बीच में रेशियो, उस रेशियो को ही बोला जाता है पोलराइजिंग पावर। जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा और लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा, नॉन अवेलेबिलिटी, इसमें डी इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल नहीं है, डी ऑर्बिटल्स है नहीं, तो डी ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल नहीं है इसके वैलेंस शेल में। तो इसका जो बॉन्ड बनता है वो कैसा बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, इंटरमीडिएट बॉन्ड, मतलब ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना ही ज़्यादा वीक। तो मतलब स्ट्रॉन्ग तो बनता है पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, और वीक तो बनता ही नहीं, इसलिए बोला जाता है उस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग इंटर मेटालिक बॉन्डिंग बनता है इसके अंदर, ठीक है। कुछ जो प्रॉपर्टी है लिथियम की वो अलग होती है, अलग एलिमेंट से इसकी प्रॉपर्टी जो अलग है। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लिथियम की वो भी अगर पूछा जाए तो वो भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। लिथियम हार्ड होता है, जबकि इसी ग्रुप में बाकी जितने अल्कली मेटल है वो सारे सॉफ्ट होते हैं। पता है सोडियम अगर बात करें तो दुनिया का सबसे बहुत ही सॉफ्ट एलिमेंट होता है, पनीर की तरह होता है, उसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो, है ना। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, गैलियम हो गया, ये सब बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक। लिथियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, जबकि दूसरे अल्कली मेटल्स जो हैं लिथियम को छोड़ के वो सारे जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। उसका कारण क्या है, वही साइज। अगर मैं LiOH बनाऊंगा तो Li अगर OH है तो LiOH में Li का साइज बहुत छोटा है, Li का साइज बहुत छोटा है, जबकि हाइड्रोक्साइड का साइज बहुत बड़ा है। तो दोनों आपस में एक दूसरे को स्टेबलाइज नहीं कर सकते। जबकि अगर मैं दूसरी बात करूंगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ, तो कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का जो साइज होता है ऑलमोस्ट, यानी वही चार्ज पोलराइजिंग पावर या चार्ज टू जितना वो रेशियो होता है जो वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो मतलब दोनों का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो दोनों एक दूसरे को इजीली स्टेबलाइज कर देते हैं। और लिथियम क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि लिथियम का साइज बहुत ही छोटा है, ठीक है, जिसके साथ वो कंबाइन कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लिथियम हाइड्रोक्साइड। बेटा डिकम्पोज हो जाता है अगर उसको हीट करें तो किस में चेंज हो जाएगा, लिथियम ऑक्साइड एंड वाटर। और लिथियम कार्बोनेट को अगर डिकम्पोज करोगे हीट करके तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिथियम बाइकार्बोनेट जो है उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हम सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है, सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जबकि दूसरे अल्कली मेटल जो होते हैं वो सॉलिड बाइकार्बोनेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो लिथियम नाइट्रेट जो हो जाता है वो डिकम्पोज होके क्या देगा, इसी तरह यहाँ पे रिएक्शन नहीं है, लिख लोगे LiNO3, इसको जब गर्म करेंगे या हीट करेंगे तो ये टूट जाता है। सेम यही लिथियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। जबकि दूसरे अल्कली मेटल जो होते हैं वो उनके नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, मतलब नाइट्रेट नहीं देते। नाइट्राइट और नाइट्रेट में क्या डिफरेंस है पता है सभी को, नाइट्रेट होता है NO3 और नाइट्राइट होता है NO2, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डायगोनल रिलेशनशिप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछ लिया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायगोनल रिलेशनशिप। कुछ नहीं होता, सेकंड और थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं, तो जैसे अगर तुम देखोगे लिथियम और मैग्नीशियम, अगर मैं इसी को अगर मैं कोई क्वाड्रिलेटर बना देता तो ये दोनों क्या कहाँ पे लोकेटेड है, डायगोनली लोकेटेड है, तो उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है। तो इसलिए वैसे रिलेशनशिप को बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है, तो वो याद रखना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी। उसके बाद डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में, यही क्वेश्चन आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो सिमिलैरिटी जो होती है प्रॉपर्टीज़ का लिथियम और मैग्नीशियम का, वो क्यों होता है, रीज़न क्या है,
क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट साइज सेम है, लिथियम और मैग्नीशियम का, जो कि डायगोनली लोकेटेड है। साइज सेम है तो स्टेबलाइजेशन भी सेम ही होगा। दोनों में लगभग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। लिथियम का 1 है और जबकि मैग्नीशियम का 1.2 है, तो मतलब ऑलमोस्ट 1 और 1.2 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दोनों जो है दोनों का साइज भी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, ठीक है। और उसके बाद लिथियम और मैग्नीशियम दोनों ही हल्के होते हैं और बहुत हार्ड होते हैं। ऑक्साइड्स जो और हाइड्रोक्साइड है, दोनों ही लिथियम और मैग्नीशियम का, वो पानी में अच्छी तरह से सॉल्युबल नहीं होता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो लेस सॉल्युबल होता है वाटर में, दोनों के ही हाइड्रोक्साइड। तो ये भी एक सिमिलैरिटी हो गई दोनों में। और लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या है, वीक बेस। वीक बेस मतलब जो OH नेगेटिव आयंस कम देगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, जो OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा देता है। मोर एसिडिक जो होता है वो कैसे होता है, जो H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा देगा। वीक एसिड कौन सा होता है, जो H पॉजिटिव आयंस कम देगा, है ना। तो पता होना चाहिए। तो ये कैसा देता है, वीक बेसिस, मतलब OH नेगेटिव आयंस उतना नहीं देता, ना ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ना ही लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद दोनों ही लिथियम और मैग्नीशियम ये नाइट्राइड्स बनाते हैं जब इसको गर्म किया जाता है नाइट्रोजन के साथ। जैसे लिथियम बनाता है Ni3n, उसी तरह मैग्नीशियम भी बनाता है Mg3n2, ठीक। तो दोनों क्या बनाते हैं, नाइट्राइड्स। उसके बाद दोनों ही नाइट्राइड्स बनाते हैं। उसके बाद लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये परऑक्साइड्स नहीं बना पाते हैं और ना ही ये सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें नहीं बनाते हैं। दोनों ही लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो इथेनॉल में सॉल्युबल है। पूछ लेते हैं कि भाई दोनों ही इथेनॉल में क्यों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो दोनों ही इथेनॉल में क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं या सॉल्युबल है, क्योंकि वो कैसा है, दोनों ही कोवलेंट नेचर के हैं। तो कोवलेंट नेचर सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर राम कहानी लिखोगे तो कोई टीचर नंबर नहीं देगा, उसका नेचर बताना पड़ेगा, किस नेचर की वजह से। कई चीज़ें पानी में घुल जाती हैं, पूछेंगे अगर कोई भी चीज़ दे दिया, मान लो इतनी सारी चीज़ें तो याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो कोई भी चीज़ दे दिया और बोलेंगे कि ये पानी में इजीली सॉल्युबल है, बताओ क्यों। क्योंकि वो पानी के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा तो वो पानी के साथ इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। अब इसमें क्या है, ये पानी के साथ सॉल्युबल नहीं था, तो ये जो था ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा। ये कौन सा बना रहा है, कोवलेंट। जो बॉन्ड बना रहा है वो कोवलेंट इन नेचर है, मतलब वो म्यूचुअली एक दूसरे को स्टेबलाइज कर देते हैं, वैसा बॉन्ड बना रहा है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, दोनों ही लिथियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो कभी भी सॉलिड बाइकार्बोनेट्स नहीं बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स दोनों के ही जब डिकम्पोज होगा, उसको हीट करोगे तो लिथियम ऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह से सिमिलैरिटी है। और लिथियम कार्बोनेट को जब करोगे तो वो भी लिथियम ऑक्साइड देता है, ठीक है, LiCO3, चाहे उसका हाइड्रोक्साइड हो चाहे कार्बोनेट हो, लिथियम का दोनों में से कुछ भी हो, तो जब उसको हीट करोगे तो लिथियम ऑक्साइड मिल जाएगा। लिथियम कार्बोनेट के केस में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के केस में वाटर, लिथियम ऑक्साइड के साथ। कार्बोनेट और फ्लोराइड जो होते हैं दोनों में ही लेस सॉल्युबल इन वाटर है। कोई भी पूछ लेगा क्यों, तो ड्यू टू कोवलेंट इन नेचर, कोवलेंट इन नेचर होते हैं, ठीक है, या वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग या नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं एल्कली मेटल्स की। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब देखने में कैसे लगता है, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है एल्कली मेटल का वो बहुत बड़ा ज़्यादा होता है पीरियड में। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होते जाता है। रीज़न पूछ लेते हैं ऐसा क्यों होता है, तो वो तो बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, कभी भी साइज़ के बारे में या रेडियस के बारे में कोई भी बात करें तो याद रखो, जब ऊपर से नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो एटॉमिक नंबर क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते जाएगा तो मतलब उसके शेल भी इंक्रीज होते रहेंगे। मान लो कोई भी एलिमेंट था, एक्स एलिमेंट है, उसका शेल ये K, फिर L, फिर M, फिर N, मतलब एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो ये शेल भी बढ़ते जाएगा और न्यूक्लियस से लेके वहाँ तक का जो रेडियस है वो वाला वो भी बढ़ते जाएगा इस तरह। लेकिन जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, तो लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर कोई पूछता है कि क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, प्रोटॉन के पास। तो मतलब प्रोटॉन बढ़ते जाएगा। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अब मैंने इस पे फेंका, प्रोटॉन फेंका, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्लस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। और मैंने और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाया, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाया मतलब और प्रोटॉन बढ़ाया, तो और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा। तो फिर सेंटर से लेके इलेक्ट्रॉन यहीं तक बचा, तो अब रेडियस क्या हो गया मेरा, छोटा हो गया। तो इसीलिए जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस छोटा होते रहता है, लेकिन जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो शेल ऐड होते जा रहा है, तो एटम का रेडियस भी बढ़ते जा रहा है। ये रीजन याद रखना है, ये बेसिक है जो कि याद रखना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको भूलना नहीं कोई भी। उसके बाद आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस के बारे में बात करें तो जितने भी अल्कली मेटल्स है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है उनके शेल में, तो एक लूज करते हैं और स्टेबलाइज हो जाते हैं और वो M पॉजिटिव आयंस बना देते हैं। इसलिए सोडियम के ऊपर भी प्लस होता है ना, पोटेशियम के ऊपर प्लस होता है, तो प्लस मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन उसको लूज करना है और वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी कम रहती है, तो इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, वो एनर्जी जो हम किसी भी आटम को देते हैं ताकि वो आयोनाइज हो जाए, उसी एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो और आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है, एल्कली मेटल्स का सबसे कम है एज कंपेयर टू एलिमेंट्स उसी ग्रुप के, ठीक है। ऐसा क्यों है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल्स का सबसे लोएस्ट है एज कंपेयर टू एलिमेंट्स उसी ग्रुप में, क्योंकि उनका साइज जो है वो काफ़ी लार्ज है। जब ऊपर से नीचे जाते रहते हैं ग्रुप में तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल की कम होते जाती है, लिथियम से सीजियम की तरफ जो हम जाते रहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लेना, मार्क कर लेना इसको भी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल्स की सबसे लोवेस्ट है एज कंपेयर टू एलिमेंट दूसरे ग्रुप का। रीज़न पूछ लेते हैं तो क्यों होता है, क्योंकि उनके साइजेस ज़्यादा है या दे हैव लार्ज साइज, ठीक है। और जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल का इसलिए डिक्रीज होते रहता है, ठीक। अब एक्सप्लेनेशन जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है वही सेम एक्सप्लेनेशन है, तो इसको एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है कि एग्जाम में आके लिखना क्या है ताकि नंबर मिले। उसके बाद बात करते हैं इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो एल्कली मेटल जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अपने कंपाउंड्स में शो करता है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि जैसे जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल का कम होते जाता है तो उनका टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन जो होता है वो भी बढ़ते जाएगा, तो ये शो करता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जैसे जैसे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है एल्कली मेटल का वो हाई होता है, इसीलिए वो लूज़ नहीं कर सकते सेकंड, क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और स्टेबल हो गया। अब तुम चाह रहे हो कि उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ मैं, तो मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर करना भी चाह रहे हो तो तुमको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी ताकि वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टर है जो इनका एल्कली मेटल्स का, एल्कली एलिमेंट्स का। तो मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो एलिमेंट्स इस ग्रुप के वो टिपिकली मेटल्स ही होते हैं, पता है ना। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव। तो जितने भी एल्कली मेटल्स है उनके ऊपर तो पॉजिटिव ही चार्ज है, तो इसका मतलब वो है क्या, मेटल है। जब लेफ्ट से राइट जाते हो तो मेटल से उसकी जो मेटल वाली प्रॉपर्टी है वो धीरे 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 कम होते जाती है, फिर बीच में तुम्हें मेटलॉइड्स मिलता है और जब एंड में पहुंच जाते हो तो नॉन मेटल्स मिल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए, और अगर कोई पूछेगा ऐसा कौन सा मेटल है जिसको आप इजीली नाइफ के हेल्प से कट कर सकते हो, तो सोडियम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एल्कली मेटल्स का बहुत लो होता है और डिक्रीज होते जाता है जैसे जैसे उसका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा। उसके बड़े साइज के कारण इंटर मेटालिक बॉन्ड वो भी क्या होते जाते हैं, वीक होते जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है। अब नेचर क्या है बेटा जो बॉन्ड बनता है, जैसे जैसे एल्कली मेटल्स आयनिक कंपाउंड बनाते हैं तो वैसे ही वैसे आयनिक कैरेक्टर जो है वो भी इंक्रीज होते जाता है जब हम ऊपर से लिथियम से नीचे सीजियम की तरफ जाते हैं, ठीक है। डेंसिटी के बारे में बात करें तो डेंसिटी जो है एल्कली मेटल्स का वो बहुत लो होता है एज कंपेयर टू दूसरे मेटल्स।
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये बहुत ही हल्के होते हैं एज कंपेयर टू वाटर, और डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होते जाता है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाते रहते हैं ग्रुप में। फ्लेम कलरेशन के बारे में बात करें तो जितने भी अल्कली मेटल्स है और उनके सॉल्ट है वो अलग अलग कलर देते हैं। कलर कौन से कंपाउंड देते हैं? याद रखो, कलर वही कंपाउंड देगा जिसके जो शेल है वो इनकम्प्लीट होंगे, ताकि वो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो लूज करेगा या तो गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा या गेन करेगा तभी अलग अलग फ्लेम का कलर शो करेगा। ठीक है, तो हमें पता है कि अल्कली मेटल जिसमें जो भी है तो सब तो एस इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, लेकिन फुल्ली फिल्ड नहीं हो रहा है। तो जो भी फुल्ली फिल्ड नहीं होगा, मान लो इसी में मैं दे दूंगा कोई ऐसा एलिमेंट एक्सेप्शनल सा, मैं बोलूँगा कि इस ग्रुप के सभी एलिमेंट तो कलरेशन शो करते हैं लेकिन ये एलिमेंट कलरेशन शो नहीं करता है। तो अगर नहीं करेगा तो खुद सोचो, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम मान लो उसी ग्रुप में आता है, लेकिन अगर मान लो ऐसा कोई एलिमेंट आ गया उसमें फॉर एग्जांपल जो कि दे दिया कि ये कलरेशन शो नहीं करता, वाई? तो उसके लिए भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग रखो। तो उसका कभी भी जब कुछ समझ में नहीं आए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो, तो एक ही कारण होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखोगे तो उसमें फुलफिल होगा वो, या हाफ फिल्ड होगा या फुलफिल होगा। तो एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होता है? जब वो हाफ फिल्ड होता है या फुलफिल होता है, तो जिसकी वजह से ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ना जब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तो कोई भी कलर इम्पार्ट नहीं करेगा। अगर कोई पूछ ले, वैसे तो पूछेंगे नहीं पर ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, कोई बोल दे भाई लिथियम कौन सा कलर देता है, तो क्रिम्सन कलर देता है, सोडियम येलो, पोटेशियम पेल वायलेट, रुबीडियम रेड वायलेट और सीजियम ब्लू देता है। ये कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन MCQs आने वाले हैं इस बार, तो प्रिपेयर रहना है तुम्हें, तो इसीलिए नॉलेज के लिए बिल्कुल याद कर सकते हो, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? कितना एंथैल्पी चेंज हुआ या कितना हीट चेंज हुआ जब 1 मोल किसी एनहाइड्रस सॉल्ट कंबाइन किया रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर से। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल CuSO4, CaSO4 मान लो, CaSO4, इसमें पानी कहीं पे भी अटैच नहीं है, तो मैं बोलूँगा ये कैसा सॉल्ट है मेरा? एनहाइड्रस। पर मैं चाहता हूँ कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाए, तो जब ये वाटर के साथ अटैच होगा तो फिर कुछ और बना देगा। मान लो CaSO4.2H2O बना दिया मान लो, अब वाटर मॉलिक्यूल इसमें अटैच हो गया। तो जब अटैच हो गया तो या तो मैं इसको जब 10th में पढ़ते थे तो क्या पढ़ लेते थे? जिप्सम, लेकिन इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकता हूँ? हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो ये दोनों कंबाइन कैसे होंगे? अपने आप नहीं होंगे, कुछ एनर्जी मुझे इसमें देना पड़ेगा। अगर मैं कुछ एनर्जी दूंगा तभी ये कैल्शियम सल्फेट वाटर के साथ अटैच हो जाएगा, चिपक जाएगा, और उसके बाद हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट बना देगा। तो जो मैंने एंथैल्पी दिया या जो मैंने एनर्जी दिया, हीट चेंज, उसी एंथैल्पी को बोला जाता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब वाटर अटैच करने वाली एंथैल्पी। हाइड्रेशन वर्ड कहीं पे भी आ गया, हाइड्रा कहीं भी आ गया तो मतलब वाटर, एक्वा कहीं भी आ गया मतलब वाटर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं बेटा अमाउंट ऑफ एंथैल्पी। अगर बात करें अब इसका, लिथियम की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है सोडियम की, उससे कम पोटेशियम, उससे कम रुबीडियम, उससे कम सीजियम। तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए आ जाता है, और पीछे तुम्हारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है ये वाला, रीजन पूछ लेते हैं, क्यों बताओ? तो कारण क्या है? क्योंकि लिथियम जो है बेटा, वही जब कुछ समझ नहीं आए तो याद रखना लिथियम, क्योंकि उसका साइज क्या होता है? स्मॉलेस्ट मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो है होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि लिथियम जो सॉल्ट है वो मोस्टली हाइड्रेटेड होता है, इसीलिए। और अगर मतलब कुछ भी समझ नहीं आएगा, पहला रीजन में क्या लिखोगे कि एक तो लिथियम का साइज जो है बहुत स्मॉल है, दूसरा हाइड्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, या फिर तीसरा और क्या लिखोगे? पोलराइजिंग पावर हाई है, या फिर और क्या लिख सकते हो उसमें कि लिथियम के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है।
तो डी ऑर्बिटल होगा तभी कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, चाहे वाटर अपने साथ जो इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा था शेयर करने के लिए, जब डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो फिर वो कैसे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, नहीं बना पाएगा। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे 1 मिनट बाद, ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर इसको करेंगे। ओके, पॉज कर लेते हैं तब तक, 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं बेटा, उसके बाद फिर शुरू करेंगे। ओके, क्यों? उसके बाद बेटा केमिकल प्रॉपर्टी है एल्केली मेटल्स का, इसके बारे में पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज है एल्केली मेटल का, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। जब एल्केली मेटल्स बेटा हीट करते हैं या बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन में इसको हीट किया जाता है तो ये ऑक्साइड्स बना लेता है। तो लिथियम ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन करता है तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है कि क्या बनेगा, तो Li2O यानी लिथियम ऑक्साइड बना देगा। सोडियम को जब हीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो भी सोडियम ऑक्साइड बना देगा। उसी तरह पोटेशियम को लेकिन जब करते हैं, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, जब इन तीनों एलिमेंट्स को किया जाता है तो फिर ये ऑक्साइड नहीं बनाता बेटा, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और ये सुपर ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, अब ये सुपर ऑक्साइड क्या चीज़ होता है ना, तो सुपर ऑक्साइड क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की वैलेंसी डिपेंड करता है कि आखिर है क्या ये। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं तुमको नॉर्मली बोलता है Li2O, ठीक है, मान लो Li2O यही था, तो लिथियम का कितना होता है, +1 होता है वैलेंसी, तो 2 × +1 कितना हो गया, +2। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2। तो ऑक्सीजन की जब वैलेंसी, वेरी गुड इवनिंग, जब -2 वैलेंसी रहेगी तो वो ऑक्साइड है। लेकिन इस केस में जब ऑक्सीजन की निकालोगे वैलेंसी तो निकाल के देखो कितनी आएगी, 1 या 2 नहीं आएगी, कुछ और आएगी। निकालो, ये K है, ये O2 है। पोटेशियम की तो सबको पता है कितनी होती है, +1। अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि -1 आ जाए, हाँ, तो जो 1/2 के फॉर्म में आ जाता है ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो उसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इसीलिए इसमें से पोटेशियम हो, चाहे रुबीडियम हो या सीजियम हो, ये तीनों ही ऑक्साइड्स नहीं बनाते, ये तीनों ही एलिमेंट क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं। ठीक है, याद रहेगा, वेरी गुड। उसके बाद क्योंकि साइज बहुत स्मॉल है और लिथियम जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड बनाता है अपने अराउंड, जो कि अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका रीज़न है। उसके बाद बड़ा साइज की बात करें तो लिथियम का जो है कंपैरेटिवली वीकर पॉजिटिव फील्ड होता है, बाकी एलिमेंट का तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड होता है, लेकिन लिथियम की बात करें तो कंपैरेटिवली बहुत ही वीकर पॉजिटिव फील्ड होता है अपने अराउंड, जिसकी वजह से ये पेरोक्साइड आयन नहीं बना पाता है, जबकि दूसरे जो पेरोक्साइड आयन बना रहे थे उनके आसपास जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड रहता है, तो जिसकी वजह से वो पेरोक्साइड आयन बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन के बारे में अगर बात करें तो सभी अल्कली मेटल रिएक्ट करते हैं ड्राई हाइड्रोजन के साथ 675 केल्विन पे, और वो कलरलेस आयनिक हाइड्राइड बना देते हैं। उसका जनरल फॉर्मूला है, कोई भी मेटल H के साथ मिलेगा तो MH बना देते हैं, मतलब M और H2 मिला तो MH बना दिया। तो रिएक्टिविटी जो है अल्कली मेटल की हाइड्रोजन के प्रति वो डिक्रीज होते जाती है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे या लिथियम से सीजियम की ओर जाते रहते हैं। ये भी रीज़न पूछ लेते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते रहोगे तो लैटिस एनर्जी उस हाइड्राइड की कम होते जाती है, तो लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी, तो जिसके वजह से रिएक्टिविटी जो अल्कली मेटल का है हाइड्रोजन के प्रति वो भी कम होते जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन शॉर्ट। उसके बाद हैलोजेंस के प्रति कैसे रिएक्ट करता है ये हैलोजेंस, तो हैलोजेंस जो है अल्कली मेटल्स रिएक्ट करता है H2 के साथ बहुत जल्दी से। सबको पता है, अगर मैं Na ले लूँगा, Na क्या है, अल्कली मेटल है, और अगर मैं क्लोरीन को अटैच करूँगा इजीली हो जाएगा, है ना, Na और Cl दोनों मिलके NaCl, तो हम उससे भी याद रख सकते हैं। अच्छा, हैलोजेंस मतलब 17 ग्रुप का एलिमेंट, मतलब जिसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आते हैं, 7, 2 8 7, तो 7 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक को देना है इलेक्ट्रॉन, अल्कली एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और हैलोजेंस एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है।
तो दोनों का काम आसान हो जाता है, इसलिए वो उसके साथ तुरंत बॉन्ड बना लेते हैं। और कैसा बॉन्ड बनाते हैं? बहुत स्ट्रांग। उस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एयर और मॉइस्चर। तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? अगर कोई मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उस मेटल का ऑक्साइड बना लेगा, और फिर वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड बना लेगा, और अगर फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका कार्बोनेट बना लेगा। ठीक है, मेटल कोई सा भी डाल सकते हो। उसके बाद लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन। लिक्विड अमोनिया में क्या बनता है? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला, ये पेपर में अक्सर आ जाता है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसमें से ऊपर वाला तो नहीं पूछेंगे, ये वाला ज़रूर पूछ लेंगे कि सॉल्यूशन जो है लिक्विड अमोनिया में क्या होता है। तो जितने भी अल्कली मेटल है वो लिक्विड अमोनिया में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और हाईली कंडक्टिंग डीप ब्लू सॉल्यूशंस बनाते हैं। और इसका केमिकल रिएक्शन क्या है? ये मेटल था कोई भी, ये रिएक्ट कर रहा है अमोनिया, लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशंस के साथ, कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो ऑर्डिनरी लाइट जब फॉल करता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन में, तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन में जब फॉल करता है तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं और हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं उस लाइट या उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, है ना, रेड रीजन में चले जाते हैं विजिबल लाइट के। और जैसे ही ट्रांसमिटेड लाइट ब्लू होती है तो ये इम्पार्ट करते हैं ब्लू कलर उस सॉल्यूशन को। ठीक है, तो ब्लू कलर, रेड कलर, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये वाला दोनों रिएक्शन। उसके बाद रिएक्टिविटी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जितने भी एल्कली मेटल्स है वो हाईली रिएक्टिव हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि वो सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दे और वो यूनी पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाए या कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एनर्जी एंथैल्पी जो है उसी से पता लगता है टेंडेंसी किसी भी एटम का कि वो इलेक्ट्रॉन कितना लूज कर रहा है। एनर्जी एंथैल्पी अगर कम है तो मतलब थोड़ा सा एनर्जी देना है और वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एनर्जी एंथैल्पी अगर हाई है इसका मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे और स्टेबल हो जाए। तो कंपैरिजन जब आएगा, अगर फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछ रहा हूँ लिथियम का फर्स्ट एमिशन एनर्जी और मैग्नीशियम का फर्स्ट एमिशन एनर्जी किसका ज़्यादा है या किसका कम है, ये भी है एनसीईआरटी में जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं डरना है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12, 282 उसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो, है ना। जबकि लिथियम जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके बाद एक्स्ट्रा, तो हल्की सी एनर्जी देंगे, यानी पहली थोड़ी सी एनर्जी देंगे, एनर्जी 1, तो वो तुरंत थोड़ा जैसे ही फर्स्ट एनर्जी देंगे तो उसमें वो लूज कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। अब अगर मुझे सेकंड जनरेशन एनर्जी चाहिए ताकि एक और इलेक्ट्रॉन मैं रिलीज करना चाह रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है? फर्स्ट जनरेशन एनर्जी लिथियम के लिए। लेकिन अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, उसके पास तो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली बात तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो यही चाहेगा कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी से निकल जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं, तो उसके लिए सेकंड आयनेशन एनर्जी कम होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। क्योंकि सेकंड आयनेशन एनर्जी तक तो मतलब पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी दोगे तब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो, और उसके बाद जब निकल गया तो उसके बाद सेकंड भी तुरंत निकालना चाहता है, तो इसलिए थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे दूसरी बार तो वो तुरंत इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, तो सेकंड जनरेशन एनर्जी कम हो जाता है। ठीक है, लिथियम का ज़्यादा होता है। लिथियम का ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि अगर तुम चाहोगे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूँ मैं लिथियम से, तो वो नहीं इतना आसानी से नहीं देगा, क्योंकि वो तो पहले ही स्टेबल हो गया, और पहले स्टेबल हो गया है तो वो बोलेगा नहीं भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला तुम्हें। ठीक है, चाहे कितनी भी एनर्जी डालो, फिर भी वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हम ज़्यादा एनर्जी देके आइसोलेट कर ही लेते हैं। तभी तो हम सुपर ऑक्साइड्स भी बना लेते हैं, ऑक्साइड्स भी बना लेते हैं, सब बना लेते, परऑक्साइड्स भी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है बेटा। ओके, याद रखना है इसको। उसके बाद आज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट खत्म कर दिया है, अब कल जो है सेकंड ग्रुप एलिमेंट खत्म करेंगे। सेकंड ग्रुप एलिमेंट कौन सा है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सेकंड ग्रुप वाला जो एलिमेंट्स है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, हैव ए गुड डे। ठीक है, जल्दी इसको यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, उसके बाद फिर इजीली आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो अपने चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू बेटा।